वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी थर्ड क्लास है, क्लास थर्ड है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन। डू यू नो डैश इन लंडन, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। यस माय फ्रेंड अरुण लिव्स। कोई रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश नहीं है, बहुत इजी है। डू यू नो हर कोई जानता है कि क्या आप जानते हैं का सेंस रखता है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक बार ब्लैंक पढ़ते हैं। यस माय फ्रेंड अरुण लिव्स नियर लंडन, बट इन केस इफ समथिंग हैपन्स, मतलब अगर ऐसा हो, ही इज आउट ऑफ टाउन, कि अगर वो आउट ऑफ टाउन हो, आई विल हैव डैश टू गो। अब देखो, हम सिर्फ इतने से स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि कैसा है ये। इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सम यूज करते हैं कि एनी यूज करते हैं? अभी तो मैं पूरा समवन और एनीबडी और एनीवन की बात ही नहीं कर रही। इंट्रोगेटिव में बेसिकली क्या यूज होता है? एनी। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बात नहीं होती है, इसलिए। तो कहता है डू यू नो समवन, डू यू नो एनीवन, डू यू नो एनीबडी और डू यू नो नोबडी। तो डू यू नो नोबडी का तो कोई सेंस होगा नहीं, है ना। डू यू नो समवन, चलो समवन को अगर एक पॉजिटिव सेंस में रखते भी हैं तो सेंटेंस फिर इंट्रोगेटिव नहीं रहता। जैसे यूं बोलेंगे कि डू यू नो समवन हु कैन हेल्प मी आउट, तो ये सेंटेंस जो है ये प्रॉपर इंट्रोगेटिव भी नहीं होता, जो मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। तो डू यू नो समवन डैश, यस माय फ्रेंड अरुण लिव्स डैश नियर लंदन। अब बच्चा क्या करेगा कि हाँ, कि चलो ना, वो कह रहा है कि भाई नियर लंदन रहता है और समवन का भाव है, तो इसी के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं जिसके ऊपर आपको डाउट आ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बट इन केस ही इज आउट ऑफ टाउन, लेकिन अगर वो आउट ऑफ टाउन हुआ तो आई विल हैव टू गो। तो फिर कह रहा है कि तो मुझे आई विल हैव समवेयर टू गो, तो मेरे पास कोई जगह होगी जाने के लिए। तो देखो, यहाँ पे जगाने वाली बात ये आती है कि अगर इस व्यक्ति के पास ऑलरेडी कोई प्लेस या कोई व्यक्ति होता जिसके पास, जहां पर वो रुक सकता या स्टे कर सकता, तो वो सामने वाले से पूछता क्या? अगर अपन लॉजिकली बात करें तो नहीं पूछता, इसलिए इस ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब मेरे पास बचता है दो। अब लास्ट वाला देखो ऑप्शन, बात जगह की है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, तो नथिंग का तो सेंस बचाता ही नहीं है। तो क्या बनता है कि भाई डू यू नो एनीबडी, क्या आप किसी को जानते हो? यस माय फ्रेंड अरुण लिव्स समवेयर नियर लंदन। अब जो सामने वाला है वो सर्टेन भी नहीं है, उसने पूछा लंदन, तो हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हम सिर्फ जिनका एक कंट्री जानते हैं या सिटी जानते हैं कि भाई वो वहां रहता है, लेकिन उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं होती। यार सुना है वो जयपुर में कहीं रहता है, अब जयपुर में कहीं कहाँ, मानसरोवर, सोडाला, सिटी में, कहाँ पे नहीं, तो क्या लिखोगे अनसर्टेनिटी जताते हुए कि समवेयर, है ना। तो कहता है बट अगर वो बाहर हुआ, आउट ऑफ टाउन हुआ, तो मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं रहेगी, आई विल हैव नो वेयर टू गो। इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट इज डैश। तो किसी भी औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना लंबा हो। स्ट्रेस्ड एंड रेलिवेंट हो। रेलिवेंट तो चलो फिर भी एक पॉजिटिव समझ में आता है, लेकिन इसके आगे देखो एक प्रिसाइज वर्ड भी समझ में आता है, परंतु इनके आगे देखो स्ट्रेस्ड यानी कि खींचा हुआ, खींच तान करके लिखा हुआ। वेग यानी अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो, क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ऑफिशियल लेटर ही नहीं, हम बोल रहे ना कि भाई इन ऑफिशियल लेटर की भी अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट कैसा होता है? प्रिसाइज होता है, कंसाइज होता है, लेकिन कभी भी अस्पष्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट का इजी टू अंडरस्टैंड होना नेसेसरी है। फिर देखो, आई वॉज एडवाइज्ड नॉट टू लॉइटर द स्ट्रीट्स आफ्टर सनसेट। अब देखो कह रहा है कि मेरे को क्या किया गया था भाई? एडवाइस किया गया था। अब एडवाइस कर रहा है यानी कि सामने वाला उसको सलाह दे रहा है, ठीक है, कि भाई नॉट टू लॉइटर डैश द स्ट्रीट्स आफ्टर सनसेट। अब मुझे लॉइटर का अर्थ नहीं भी समझ में आया तो मेरे को सेंटेंस समझ के ये तो सेंस हो रहा है कि यार सनसेट के बाद शायद बाहर जाने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। अब देखो, लॉइटर के साथ इन्होंने प्रपोजिशन मेंशन किए, लॉइटर अबाउट, लॉइटर फॉर और लॉइटर विद। तो सबसे पहले हम लॉइटर का अर्थ समझते हैं। लॉइटर का अर्थ होता है लिंगर। लिंगर यानी कि एक ही जगह पे बने रहना, टंगे रहना वाला भाव जो होता है, ठीक है। लिंगर बोलो या हैंग अराउंड बोलो। देखा होगा ना आपने, कई बार ऐसे कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे यारों दोस्तों के अड्डे बने हुए होते हैं कि भाई वो तो वहीं पे डोलते रहते, आपको वो उस गली में डोलता मिलेगा, वहीं चक्कर लगाता हुआ मिलेगा, वो वाला भाव। तो अब आते हैं हम प्रेपोजिशन पर कि भाई कौन सा प्रेपोजिशन यूज करूं। तो देखो, फ्रेजल वर्ब के लिए अगर हम बात करें तो टू यूज ही नहीं होता, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं वैसे ही। अब लॉइटर विद की बात करें तो ये जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, और ऑफिशियल लैंग्वेज में भी ये क्या भाव रखता है? विद एन इंटेंट, किसी इरादे के साथ का भाव रखता है, ठीक है। लीगल बोलो, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलो, ठीक है।
फिर 4 की बात करें, लॉइटर 4, इसका मतलब होता है टू वेट फॉर, इंतजार करना, किसका, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट का या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, ठीक है। तो इसका भी भाव नहीं है। अगर मान लो बोलता है कि भाई हाँ हो सकता है इंतजार करने का भाव हो, तो इंतजार करने के लिए उसे मुझे किसी ना किसी व्यक्ति का नाम या किसी ना किसी समय का नाम देना जरूरी होगा। अब आता है लॉइटर अबाउट। लॉइटर अबाउट की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या रखता है भाई, कि जैसे कि वही जो मैंने समझाया, हैंग अराउंड करना। हैंग अराउंड में क्या होता है, यू मूव स्लोली, मतलब वहां पे जो आपकी मूवमेंट होती है चलने फिरने की, वो कैसी होती है, धीमी होती है। धीमी यानी कि सिर्फ टाइम पास करने वाला भाव, या तो आप मूव स्लोली कर रहे हो या वहीं पर या आप एक स्पेसिफिक एरिया में खड़े हुए हो, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है आपकी लॉइटर अबाउट। अब बात समझ में आई कि सामने वाला उसको क्या कह रहा है कि भाई सनसेट होने के बाद में ना वहां मंडराते मत फिरना, यानी कि वहां घूमते मत फिरना, वहां बने मत रहना, अर्थात अंदर आ जाना। पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयोग हिंदी अर्थ क्या है, हिंदी अर्थ किसका, वैलिड का। वैलिड से समझ में क्या आता है कि कोई ऐसी चीज जो मान्य हो, जिसे माना जाए, एक्सेप्ट किया जाए, राइट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, विधि मान्य क्लियर है। क्यों, क्योंकि सुयोग्य और वैलिड कहीं से भी मैच नहीं होता। क्या अर्थ रखता है सुयोग्य तो, कि भाई कोई व्यक्ति कैसा हो, कॉम्पिटेंट हो। अवैध बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, इलीगल कहलाता है। वृत्ति स्टाइपेंड कहलाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अदिति हैज बीन वर्किंग हेयर। अदिति हैज बीन वर्किंग हेयर टेंस का क्वेश्चन है, देख सकते हो। जहां यहां टेंस समझ में आएगा वहां ऑटोमेटिकली आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन फिल करना है। हैज बीन वर्किंग क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज किया जाता है, जब कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक उसका होना जारी हो, ठीक है। अब मैं यहां देख सकती हूँ उसने क्या दे रखा है, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। अब इन 6 मंथ को आप किस में डिफाइन करोगे, किसी ड्यूरेशन में बताओगे या एक पर्टिकुलर टाइम बताओगे। कोई पर्टिकुलर टाइम तो मेंशन ही नहीं है, ना तो उसने बोला कि जनवरी से काम कर रही है, ना उसने बोला 2006 से काम कर रही है, ना उसने पिछले 6 महीने के अकॉर्डिंग उस मंथ को या डेट को डिफाइन किया, नहीं किया। तो जहां पर पर्टिकुलर टाइम आता है वहां पर यूज किया जाता है सिंस, और जहां पर ड्यूरेशन आती है वहां पर यूज किया जाता है फॉर। अब मुझे सिर्फ क्या देखना है कि कहां पर इस 6 मंथ्स को फॉर के साथ मेंशन किया गया है, डी ऑप्शन में। बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना इज ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म। देखो यहाँ पे ब्लैंक ने है ना खुद ही बोल दिया कि आपको एक एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म भरनी है। और पैसिव फॉर्म कैसी होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब मैं पहले यहाँ देख लेती हूँ कि बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ कहाँ है। आर बी वर्ब का हिस्सा होता है, बीन भी बी वर्ब का हिस्सा होता है। इसे रिमूव किया, इसे रिमूव किया, दोनों को एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब बचता है कि मैं ये तो देखूं कि इन दोनों में से पैसिव का सेंस रख कौन रहा है। क्या होता है भाई कि मुझे क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, चाहे कोई सा भी टेंस हो। अगर कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस होगा तो बी अपने आप में कंटिन्यूअस लगाएगा, लेकिन जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में ही यूज की जाएगी। तो ये तो यहाँ पर सेट कर ही लेना। तो डिक्लेयर अभी यहाँ पर क्या है, सेंटेंस की मेन वर्ब है, राइट। तो उसको थर्ड फॉर्म में होना नेसेसरी है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, हैव बीन डिक्लेयर्ड सही फॉर्म में यूज है, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और जो मेन वर्ब है वो भी थर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो देखो कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये नहीं भी रीड किया होता तो एक बार आप चारों ऑप्शंस को भी रीड करते तो भी समझ में आता कि ये और ये तीनों जो है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और एक्टिव वॉइस में अगर मैं देखूं तो ओल्ड हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग खुद तो डिक्लेयर कर नहीं सकती, राइट। फिर देखो, डैश पोस्टमैन लिटिल बॉय सेड दैट ही हैड रादर बी डैश डेंटिस्ट देन डैश कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज डैश डेंटिस्ट डू नॉट गेट कॉल्ड आउट एट डैश नाइट। आर्टिकल का क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं। डैश पोस्टमैन लिटिल बॉय सेड, अब जो ये लिटिल बॉय है किसका, पोस्टमैन का। तो यानी कि मेरे लिए ये पोस्टमैन अननोन तो नहीं है। अननोन होता तो मुझे कैसे पता होता कि ये पोस्टमैन का ही बच्चा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बात आना चाहिए, कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, द। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में द मेंशन किया गया है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब द पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सेड दैट ही हैड रादर बी
ये हैड रेदर बी जो है मॉडल है, शुड के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के रिस्क को अवॉइड करने के लिए। अब रिस्क क्या है, वो कह रहा है ना कि भाई डेंटिस्ट को रात को कॉल नहीं किया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अब देखो ये कह रहा है ए और ये कह रहा है द, कि ही हैड रेदर बी द डेंटिस्ट या अ डेंटिस्ट। सबसे पहली बात तो देखो, एक पॉइंट यहां पे इसने द मेंशन किया है और यहां पर इसने ए मेंशन किया है, किस बेसिस पर, सेकंड ब्लैंक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलो मान लो एक बार माइंड में ये डाउट भी आ जाए कि वो स्पेसिफिक वे में द की बात कर रहा है कि ही वुड रेदर बी द डेंटिस्ट, की वो डेंटिस्ट बनेगा देन अ कार्डियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे कंपेयर किस में हो रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट में। तो जब जो आर्टिकल उस डेंटिस्ट के लिए यूज होने वाला है, सेम आर्टिकल शुड बी यूज विद दिस कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो। अब मुझे ये देख लेना है कि इन जो दोनों द वाले ऑप्शन थे, क्या उनमें दोनों में सेकंड वाले ब्लैंक में, सॉरी इनके थर्ड वाले ब्लैंक में, ये थर्ड वाला ब्लैंक है ना, क्या इसके और इसमें जो है सेम आर्टिकल यूज होगा। जैसे देखो इसका मैंने सेकंड ये भरा है ना इसमें, ठीक है। अब मेरा थर्ड ये है, इसका सेकंड द है और इसका सेकंड द है ना, ए है। अब थर्ड में क्या है, यहां पर ए है और यहां पर ए है, तो दोनों का जो आर्टिकल क्या है, चेंज हो जा रहा है। डेंटिस्ट के लिए डी लिख दिया उसने और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ए लिख दिया, क्या हो गया, ये तो यहां पर ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए क्या आना चाहिए कि भाई दोनों का आर्टिकल सेम होना चाहिए, डेंटिस्ट का भी आर्टिकल सेम होना चाहिए और साथ ही साथ कार्डियोलॉजिस्ट का आर्टिकल भी सेम होना चाहिए। तो ए और ए आ जाएगा, ठीक है, इसको हटा दो, ए आना चाहिए। कि भाई एक दांतों का डॉक्टर, एक हार्ट का डॉक्टर बनने से बेटर वो एक दांतों का डॉक्टर बनेगा, ठीक है। अब क्यों बनेगा, क्यों बनेगा बिकॉज डेंटिस्ट डू नॉट गेट कॉल्ड आउट एट नाइट। अब यहाँ पे एट द नाइट किसी स्पेसिफिक नाइट की तो बात हुई नहीं, इसलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं आने वाला। और बिकॉज अ डेंटिस्ट की अगर हम बात करें तो देखो नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि हम सिंपली अब वे में बोल रहे हैं क्योंकि भाई डेंटिस्ट को जो है वो रात को कॉल नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखो मेजर जो आया वो ये डिफरेंस भी सीख लेना, देन से कंपेयर कर रहा है डेंटिस्ट की ड्यूटी को और कार्डियोलॉजिस्ट की ड्यूटी को, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक डेंटिस्ट यानी कि दोनों का आर्टिकल सेम। फिर देखो रिलिंक्विश, रिलिंक्विश की बात कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलिंक्विश। अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, देखो रिलिंक्विश का मतलब होता है टू गिव अप, यानी किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। अब ऑप्शन क्या बचते हैं, रेसिड्यू, ऑफेंसिव, परसिस्ट और अबेंडन। रेसिड्यू तो क्या होता है, जो रह जाए, यानी कि अवशेष, बची हुई चीज को क्या बोलते हैं, अवशेष ही बोलते हैं। ऑफेंसिव क्या होता है, आपत्तिजनक, ऑफेंसिव क्या होता है, अप्रिय बोलो या आपत्तिजनक भी बोल सकते हो। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज बनी रहे, बने रहने वाली। अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन हाउस बोलते हैं, कई बार सुना होगा। अबेंडन हाउस कैसा होता है, जिस घर में कोई भी ना रह रहा हो, तो यानी कि उसके घर वालों ने क्या करा, उस घर को छोड़ दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, त्यागना। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी ऑप्शन, सिमिलर मांगा है उसने। फिर नेक्स्ट देखो एंटो पूछ रहा है किसका, सरप्लस का। तो पहले हम सरप्लस समझ लेते हैं, सरप्लस क्या है। सरप्लस का अर्थ होता है कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो, एक्सेस में हो, मोर देन रिक्वायर्ड हो, ओवर में हो, ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, मुझे क्या चाहिए इसका एंटो। स्मोदर, स्मोदर का मीन्स होता है टू चोक समबडी, यानी किसी को, किसी का दम घोट के मारना, तो इसको लिखते हैं टू चोक या सफोकेट करना, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, इनहिबिट की। इनहिबिट की बात करें तो इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, यानी कि किसी चीज को होने से, घटित होने से रोकना, प्रिवेंट करना, हिंडर करना या हैम्पर करना, ये इसके सिनो है, देख लेना कभी काम आए तो। बायस्ड क्या होता है, जो पक्षपात करने वाला हो, पक्षपाती, ठीक है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, डिडक्शन हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसने मांगा क्या, एंटो। तो कौन सा वर्ड एग्जैक्ट होना चाहिए, डेफिसिट, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश कह रहा है कि भाई रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, क्यों फाड़ी,
क्यों, क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है, किससे बनता है, वाई से। अब हम देख लेते हैं कि वाई कहां कहां पर मेंशन है, एक यहां पर मेंशन है और एक यहां पर मेंशन है, इसको दोनों को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, मुझे सेंटेंस कैसा प्रतीत होता है, एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव सेंटेंस है। क्या उसने ऐसा लिखा कि किताब रुद्र के द्वारा क्यों फाड़ी गई, तो पैसिव तो नहीं है, सेंटेंस कैसा है भाई, एक्टिव है। तो मुझे सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन चाहिए, रुद्र चाहिए, वाई के बाद मुझे क्या चाहिए, रुद्र चाहिए। यहाँ कह रहा है वाई द बुक वॉज टॉर्न, हटा दो, पैसिव है। क्या बोलोगे, पास्ट का है तो किस हेल्पिंग वर्ड कौन सी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट की डू डज, पास्ट की डिड। तो वाई डिड रुद्रा टीयर द बुक, सिंपल क्वेश्चन। रिपोर्टेड फॉर्म है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट वर्ड दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, ही सेड टू अस डोंट वॉक ऑन आइस, इट इज नॉट सेफ। हमें क्या कर रहा है, किसी चीज के लिए हमें आगाह कर रहा है कि भाई आइस पर वॉक मत करो, इट्स नॉट सेफ। तो देखो क्या कह रहा है, तो सिंपली वे में हम इस एक्सप्रेशन को कैसे जताएंगे, सेड से जताएंगे, वांट से जताएंगे, ऑर्डर्ड से जताएंगे कि टोल्ड से जताएंगे। आपकी मम्मी किसी काम को करने के लिए आपको अरे गरम है उठाना मत, देखो अगर गरम को उठाओगे तो क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ऑर्डर दे रही है, नहीं ऑर्डर तो नहीं दे रही। क्या सिंपली कह रही है, नहीं, आपको क्या कर रही है, उससे होने वाले नुकसान से आपको आगाह कर रही है। तो ये भी हटा दो, क्या बोलोगे, ही वार्नड अस। ये जो सैड था है ना, इसको सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया कि भाई ही वार्नड अस। अब किस बात के लिए वार्न करा, तो डू तो लिखने की नीड है नहीं क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड आएगा नहीं, नॉट टू वॉक ऑन आइस एज इट वॉज नॉट सेफ। I dash her a dash a long time dash she was a child। अभी देखो मैंने आपको एक चीज बताई, क्या वाली, टाइम वाली, फॉर और सिंस की। अब हम एक चीज करते हैं, आई डैश हर को एक बार हटाते हैं यहाँ पे क्योंकि वर्ब यूज होने वाली है। अपन बात करते हैं सिर्फ समय की। फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है या पॉइंट इन टाइम है, लंबा समय से, लंबे समय से, लंबे समय से, अभी तक कोई स्पेसिफिक टाइम है नहीं। तो देख सकते हो ना ये सिंस, फॉर, फॉर, सिंस, 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 ओवरऑल इनका यूज होना है टाइम प्रेपोजिशन का। तो मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पर जो हम सीखते आ रहे हैं उसके बेसिस पर इसकी बात करते हैं कि भाई अ लॉन्ग टाइम जो आया वो एक ड्यूरेशन है यानी अननोन टाइम है, तो वहां पे मैंने फॉर यूज कर दिया, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन कब से, डैश शी वॉज अ चाइल्ड। अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम आ गया, कब से जानती हो भाई, जब से वो बच्ची थी। तो क्या बोलोगे, सिंस, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि भाई मेरे सेकेंड और थर्ड में सिंस और फोर, फोर और सिंस कहां पर मेंशन है प्रॉपर वे में, देखो इसने यहाँ पे लॉन्ग टाइम को तो सिंस बना दिया, रिजेक्ट कर दो। इसने यहाँ पे समय के लिए टाइम प्रेपोजिशन दिया ही नहीं, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। इसने ड्यूरेशन के लिए भी सिंस दे दिया, रिजेक्ट कर दो। क्या बचता है, सी ऑप्शन। अब समझते हैं इस टेंस को भी कि भाई कह रहा है कि आई हैव नोन हर। अब जैसे कि मैं अगर कहती हूँ कि भाई आई नो हर, तो मैं अभी अपने सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बता रही हूँ कि मैं उसे जानती हूँ, परंतु मैं क्या बता रही हूँ, मैं पीछे जाकर के बता रही हूँ कि भाई जब से वो एक बच्ची थी, यानी जब से वो बच्चा था या बच्चा, हाँ लड़की का मेंशन है ना, जब से वो बच्ची थी। तो मैंने क्या किया, मैं गई पास्ट से और प्रेजेंट तक। तो क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बच्चा बोलेगा परफेक्ट टेंस क्यों, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन नो एक ऐसी वर्ब है जिसे हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी सीखने वाली बात है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू। चलो एरुडाइट का मीन्स क्या होता है भाई, एरुडाइट एक ऐसा व्यक्ति जो नॉलेजेबल है, जिसको पूर्ण रूप का से ज्ञान है। तो वो कैसा व्यक्ति होगा भाई, सीखा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, लर्नेड वन, ठीक है। क्या मांगा उसने, अपोजिट मांगा है। तो देखो लर्नेड और लर्नेड तो ऑटोमेटिकली आ गए साथ में, रिजेक्ट कर दो। क्रूड, इलिटरेट और बोरिंग। इसको अगर हम देखें तो देखो क्या बनता है, बोरिंग कॉमनली यूज्ड है जिसमें आपका मन ना लगे। क्रूड, क्रूड क्या है भाई, क्रूड होता है जैसे हम क्रूड ऑयल यूज करते हैं, जैसे कच्चा तेल। कच्चा तेल क्यों होता है, क्योंकि वो अनरिफाइंड होता है। कैसा होता है भाई, अनरिफाइंड होता है, या सिंपल। फिर आता है इलिटरेट। क्या कह रहा है भाई, इलिटरेट। अगर इलिटरेट मेंशन हो गया है तो लर्नेड का जस्ट अपोजिट कौन होना चाहिए, इलिटरेट होना चाहिए, राइट, सिंपल।
फिर देखो, पीपल थ्रॉन्ग्ड टू पे होमेज टू द डिपार्टेड लीडर। पीपल थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड होने का मतलब होता है जमा होना, लोग जमा होते हैं ना, इकट्ठा होते हैं, उसके लिए। क्यों जमा हुए? टू पे होमेज टू द डिपार्टेड, डिपार्टेड लीडर यानी कि जो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। अब मृत्यु हो चुकी है उसके लिए जमा हुए, तो क्यों हुए? अपमान करने के लिए हुए कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हुए? तो होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ठीक है। क्या पूछ रहा है? क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सिमिलर। ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस, ट्रिब्यूट और एलिनेशन। अब देखो क्या कह रहा है ये, क्या फिल करूं? ह्यूमिलिटी क्या कहती है? ह्यूमिलिटी कहलाता है कि भाई इसका अर्थ निकलता है विनम्रता, ठीक है। क्या निकला भाई? विनम्रता। ओबीडियंस क्या कहलाता है भाई? आज्ञाकारिता, प्रोसेस ऑफ ओबेइंग समबडी। ट्रिब्यूट देते हैं, अवार्ड शो में देखा होगा, जो लोग जा चुके होते हैं उनके ओल्ड परफॉर्मेंस पे डांस करते हैं न्यू एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, राइट। क्या करते हैं? उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। फिर आता है एलिनेशन। इसका मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को फ्रेंड सर्किल से दूर करना, एलिनेट कहलाता है। तो एलिनेशन क्या है? आइसोलेशन, यानी किसी को अलग या अकेला कर देना। क्या कहलाती है भाई? अलगाव की भावना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अभिग्रहण। अभिग्रहण अभी पहले, अभी थोड़ा टाइम सेकंड या इसी के इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्या कहलाता है भाई? अर्जित करना या जब्त करना, ठीक है। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट कोई फॉल्ट हो, कोई गलती हो, कोई एरर हो, वो कहलाता है सेजियर, सेज करना। ये तो नाउन था, यहाँ पे हम वर्ब के रूप में समझते हैं। भाई फलाने की प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है। क्या कर लिया? यानी कि उसको जब्त कर लिया है। तो अभिग्रहण का क्या कहलाएगा? बी ऑप्शन। रेगुलेशन अभी अभी हमने पढ़ा, क्या कहलाता है भाई? विनियम। अबेटमेंट किससे बना है? अबेट से। और अबेट का मतलब क्या होता है? रद्द करना। कैंसिलेशन बोल सकते हो, एक्सपायरेशन बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन इंस्क्रिप्शन ऑन टूम स्टोन इज टर्म्ड एज। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जिसे गोदना यानी कि कार्व करना, है ना, कार्व करके लिखा हो, ठीक है। ठीक है। क्या कहलाती है? सिमिट्री, ग्रेव, एपिटैप, सेरेमन। अब देखो, इसकी बात अगर करें, सेमिट्री क्या होती है भाई? कब्रिस्तान, ठीक है। ग्रेव क्या होती है? कब्र, ठीक है। एपिटैप से समझना, एपी का मीन्स होता है ऑन या अपॉन, ठीक है। अब आपने देखा होगा टूम स्टोन के ऊपर ही खोद करके लिखा गया होता है, राइट। तो एन इंस्क्रिप्शन इज अ टूम स्टोन ऑन ए टूम स्टोन इज टर्म्ड एज क्या? एपिटैप। सरमोन की बात करें तो ये तो उपदेश कहलाता है, उपदेश, राइट। तो ये था आपका थर्ड पेपर। नेक्स्ट पेपर में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।